हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी के लिए जीजा जी से शादी का भाग 3 लेकर आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्पताल के गलियारों में ठाकुर साहब के शब्द किसी नुकेले खंजर की तरह रागिनी के सीने में उतर गए। वेंटिलेटर बंद करवा दूंगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी। ठाकुर साहब की आंखों में वे खूंखार गुस्सा था, जो ये साबित कर रहा था कि वे अपनी खानदानी इज्जत और फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रागिनी ने लाचारी से रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखें भीख मांग रही थी कि उसका पति, उसका जीजाजी, अपने पिता के इस क्रूर फैसले के खिलाफ कुछ बोलेगा। लेकिन रुद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वे एक पत्थर की दीवार की तरह खड़ा रहा, जिसके भीतर क्या चल रहा था पढ़ पाना नामुमकिन था। फैसला तुम्हारे हाथ में है रागिनी। ठाकुर साहब ने अपनी सोने की अंगूठी वाली उंगली से अंजलि के केबिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कल सुबह प्रताप पैलेस में कुलदेवी की पूजा है। शहर के बड़े बड़े लोग नई बहू का मुंह देखने आएंगे। अगर वहां तुमने कोई भी तमाशा किया या रोई धोई तो उसी पल डॉक्टर को मेरा इशारा हो जाएगा और अंजलि हमेशा के लिए सो जाएगी। रागिनी का गला सूख चुका था। उसने अपनी सूखी थूक को निगला और वेंटिलेटर पर पड़ी अपनी बहन को देखा। अंजलि की हर एक सांस अब रागिनी के होठों की खामोशी पर टिकी थी। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे, रागिनी ने कांपती आवाज में कहा। उसके आंसू उसकी गालों पर सूख चुके थे। लेकिन मुझे वादा कीजिए कि दीदी का इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से होगा। वह तो होना ही है, आखिर वे हमारी होने वाली बहू थी। वापस हवेली लौटते वक्त गाड़ी में सन्नाटा और भी भारी था। रुद्र चुपचाप स्टीयरिंग थामे हुए था। रागिनी ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने हाथों की चूड़ियों को इतनी जोर से भींचा कि एक कांच की चूड़ी तड़क कर उसकी कलाई में चुभ गई। खून की एक पतली धारा उसकी हथेली पर बहने लगी, लेकिन उसे उस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। उसका दिल इस वक्त अपनी ही आत्मा की मौत का मातम मना रहा था। अगली सुबह प्रताप पैलेस किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हवेली के बड़े आंगन में हवन कुंड तैयार था। चारों तरफ रेशमी साड़ियां और सोने के आभूषणों से लदी ऊंची सोसाइटी की महिलाएं और सफेद कुर्ते पाजामे में रसूखदार पुरुष जमा थे। रागिनी को सुबह ही बुआ जी ने एक बेहद सुंदर बनारसी साड़ी और खानदानी जेवरों से लाद दिया था। उसका चेहरा एक लंबे घूंघट के पीछे छुपा था। घूंघट उतना ही उठाना जितना जरूरी हो। बुआ जी ने रागिनी के कान में चेतावनी दी। याद रखना, कोई भी सवाल पूछे तो यही कहना कि अंजलि की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि शादी टालनी पड़ी और खानदान की रीत बचाने के लिए तुमसे शादी की गई, समझी। रागिनी ने बेजान पुतले की तरह हाँ में सिर हिला दिया। पूजा शुरू हुई। रुद्र उसके बगल में आके बैठ गया। हवन की पवित्र अग्नि के सामने बैठते ही रागिनी को याद आया कि कुछ घंटे पहले इसी इंसान ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। जैसे ही पंडित जी ने कहा वधू के चेहरे से घूंघट हटाकर रस्म पूरी करे, रुद्र ने धीरे से रागिनी का घूंघट उठाया। वहां मौजूद महिलाओं के मुंह से एक साथ आह निकल गई। रागिनी की खूबसूरती लाजवाब थी, लेकिन उसकी आंखों की लालिमा और चेहरों की फीकी रंगत किसी को भी शक में डाल सकती थी। अरे, दुल्हन की आंखें इतनी लाल क्यों हैं? रो रही थी क्या? एक रसूखदार महिला ने टोका। इससे पहले कि रागिनी कुछ बोलती, रुद्र ने अचानक रागिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी पकड़ मजबूत और गर्माहट से भरी थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए मेहमानों की तरफ देखा। एक ऐसी मुस्कान जो रागिनी ने पहली बार देखी थी, जो पूरी तरह
नकली और सधी हुई थी। जी नहीं चाची जी, दरअसल रागिनी अपनी बड़ी बहन अंजलि की अचानक बिगड़ी तबीयत को लेकर बेहद परेशान है। वे अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, बस इसलिए थोड़ा भावुक है। रुद्र ने बेहद शालीनता से कहा। मेहमान रुद्र की इस संवेदनशीलता की तारीफ करने लगे, लेकिन रागिनी का ध्यान रुद्र के हाथ पर था, जिसने उसकी कलाई को इस तरह दबा रखा था कि कलाई में चुभी चूड़ी का जख्म फिर से हरा हो गया था और खून धीरे धीरे रिसकर रुद्र की हथेली को लाल कर रहा था। रुद्र को उसका एहसास था, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया, मानो वे उस खून के जरिए रागिनी को उसकी औकात याद दिला रहा हो। पूजा खत्म होने के बाद दोपहर के वक्त जब पूरी हवेली मेहमानों की विदाई और आराम में व्यस्त थी, रागिनी अपने कमरे में झटपटा रही थी। वे इस कैद को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने खुद कुछ नहीं किया तो वे कभी भी अंजलि तक नहीं पहुंच पाएंगी और न ही विक्रम का सच जान पाएंगी। वह चुपके से कमरे से बाहर निकली। हवेली के गलियारे सुनसान थे। नौकर चाकर दोपहर की नींद ले रहे थे। रागिनी दबे पांव हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी, जहां पुरानी सीढ़ियां नीचे तहखाने की तरफ जाती थी। गंगा दाई की घबराहट और ठाकुर साहब की धमकियों ने उसे यकीन दिला दिया था कि इस हवेली के नीचे कोई ऐसा सच दफन है जो अंजलि की इस हालत की असली वजह है। जैसे ही वह अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे सीलन और पुरानी किताबों की अजीब सी गंध आई। तहखाने में मध्यम रोशनी जल रही थी। रागिनी दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रही थी कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है। वह आवाज किसी पुरुष की थी, जो बेहद कमजोर और दर्द से भरी थी। रागिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज का पीछा करते हुए एक लोहे के दरवाजे के पास पहुंची, जिसमें एक छोटा सा झरोखा बना हुआ था। रागिनी ने कांपते हुए इस झरोखे से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी पर कोई जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर खून के धक्के जमे थे और उसकी हालत बदतर थी। वह कोई और नहीं, विक्रम प्रताप सिंह था, जिसे कल रात मंडप से पुलिस या गार्ड्स बाहर ले गए थे। उसे कहीं बाहर नहीं भेजा गया था, बल्कि इसी हवेली के सीने में कैद करके तड़पाया जा रहा था। विक्रम जी, रागिनी के मुंह से दबी हुई चीख निकली। विक्रम ने पलकें उठाई। झरोखे में रागिनी का चेहरा देखकर उसकी सूजी हुई आंखों में चमक आ गई। उसने पूरी ताकत बटोरकर आवाज दी, रागिनी, तुम यहाँ, भाग जाओ यहाँ से। रुद्र रुद्र एक जल्लाद है, वह तुम्हें भी मार डालेगा। विक्रम जी, मुझे सच बताइए, दीदी के साथ क्या हुआ था? ठाकुर साहब कह रहे थे कि आपने उन्हें गाड़ी से फेंक दिया। रागिनी ने रोते हुए दरवाजे की सरियों को पकड़ लिया। विक्रम ने दर्द से हंसने की कोशिश की। झूठ, सफेद झूठ। अंजलि को मैंने नहीं फेंका। अंजलि को रुद्र ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था, क्योंकि अंजलि के पास रुद्र के उस खूनी धंधे के सबूत थे, जिसके जरिए वे इस पूरे साम्राज्य को चला रहा था। अंजलि भाग नहीं रही थी, वे पुलिस के पास जा रही थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। रुद्र अंजलि से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वे हमेशा के लिए उसका मुंह बंद रख सके, और अब उसने तुम्हें फंसा लिया। बहुत खूब, तो आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। तहखाने की सीढ़ियों से गूंजती हुई एक ठंडी रोबीली आवाज आई। रागिनी झटके से पीछे घूमी। अंधेरे गलियारे से धीरे धीरे बाहर आते हुए रुद्र प्रताप सिंह दिखाई दिए। उसके हाथ में एक लोहे की भारी छड़ी थी, जिसे वे फर्श पर टक टक करते हुए आगे बढ़ रहा था।
उसकी आंखों में इस वक्त कोई शराफत नहीं थी, सिर्फ एक खूंखार जानवर की सी चमक थी। रुद्र, रागिनी के गले से आवाज नहीं निकली, फिर दीवार से सट गई। रुद्र रागिनी के करीब आया और उसने लोहे की छड़ी को सीधे रागिनी के गले पर टिका दिया। छड़ी की ठंडी छुअन से रागिनी की सांसें अटक गई। मैंने तुमसे कहा था ना रागिनी, कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रुद्र ने बेहद शांत लेकिन जहरीली आवाज में कहा। उसने दरवाजे के अंदर बंद विक्रम की तरफ देखा। विक्रम की जुबान बहुत चलती है, शायद मुझे इसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर देनी चाहिए थी। नहीं, इसे छोड़ दो, रागिनी चिल्लाई। उसने रुद्र की छड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया। तुम इतने बड़े राक्षस हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम अपनी होने वाली पत्नी को मार सकते हैं, तुम अपनी साली की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। रुद्र हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे तहखाने की दीवारें कांप उठी। उसने छड़ी को हटाया और रागिनी को अपनी तरफ खींच लिया। उसका चेहरा रागिनी के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। पुलिस? कौन सी पुलिस रागिनी? जो मेरे पिता की जेब में बैठती है, या वो कानून जो हमारे इशारों पर बदलता है? तुम भूल रही हो कि तुम्हारी बहन की सांसें इस वक्त जिस मशीन पर चल रही है, उसका स्विच मेरे हाथ में है। अगर तुमने बाहर जाकर एक शब्द भी बोला तो विक्रम का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अंजलि कल का सूरज नहीं देख पाएगी। रागिनी ने रुद्र की आंखों में देखा। वहां कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक पागलपन था। लेकिन उस पल रागिनी के भीतर की डरपोक लड़की हमेशा के लिए मर गई। उसने अपनी बहन की जिंदगी और इस खूंखार साम्राज्य के सच ने उसे अंदर से फौलाद बना दिया। उसने रुद्र की आंखों में सीधे देखते हुए थूका, तुम मुझे डरा नहीं सकते रुद्र प्रताप सिंह। तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है ना, तुमने मुझे इस घर की बहू बनाया है, तो अब सुनो, मैं इस घर से भागूंगी नहीं। मैं इसी हवेली में रहूंगी, तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगी और एक एक करके तुम्हारे इस काले साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगी। ये साली का अपने जीजा जी से वादा है। रुद्र के चेहरे पल भर के लिए हैरानी के भाव उभरे, लेकिन फिर उसकी आंखों में क्रूर चुनौती की चमक आ गई। चुनौती मंजूर है धर्म पत्नी जी, देखते हैं इस खेल में पहले कौन टूटता है। प्रताप पैलेस के विशाल और भव्य कमरों में छाई खामोशी किसी बड़े तूफान के आने की मुनादी कर रही थी। तहखाने में रुद्र के साथ सीधे टकराव के बाद रागिनी को ये बखूबी समझ आ चुका था कि वह सिर्फ गुस्से या धमकियों से इतने बड़े रसूखदार घराने का बाल बांका नहीं कर सकती। उसने एक नई रणनीति अपनाने का फैसला किया, एक ऐसी रणनीति जिसमें उसे खुद को पूरी तरह कमजोर और लाचार दिखाना था। मुझे माफ कर दीजिए रुद्र जी। एक शाम उसने रुद्र की स्टडी रूम में चाय का कप रखते हुए अपनी पलकें झुकाकर कहा। उसकी आवाज में एक कृत्रिम थरथराहट थी। मैं समझ चुकी हूँ कि इस हवेली की दीवारों के बाहर मेरा कोई वजूद नहीं है। मेरी दीदी की हर एक सांस आपके और ठाकुर साहब के रहमो करम पर टिकी है। मैं अब कोई बगावत नहीं करूंगी, बस मेरी दीदी का इलाज मत रुकने दीजिएगा। रुद्र ने अपने चमड़े की कुर्सी पर पीछे झुकते हुए रागिनी को सिर से पैर तक देखा। रागिनी की आंखों से बहता नकली आंसू और उसकी झुकी हुई गर्दन इतनी वास्तविक लग रही थी कि रुद्र जैसा साथी रोज संदेह करने वाला इंसान भी झांसे में आ गया। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, देर से ही सही, पर तुम्हें अकल तो आई। रागिनी, एक ठाकुर की पत्नी बनकर रहने में ही तुम्हारी और तुम्हारे मायके की भलाई है। अंजलि का इलाज चलता रहेगा जब तक तुम मेरी सीमाओं के भीतर रहोगी। लेकिन रुद्र ये नहीं जानता था कि रागिनी का ये समर्पण केवल एक मुखौटा था।
जैसे ही रुद्र नहाने जाता या हवेली से बाहर अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ निकलता, रागिनी उसकी पर्सनल डायरी, दराजों की चाबियां और उसके फोन के कोर्स को ट्रैक करने के काम में जुट जाती। रागिनी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल कर कुछ ही दिनों में उन निजी डॉक्टरों के गुप्त पते और फोन नंबर निकाल लिए जो अंजलि का अस्पताल में इलाज कर रहे थे। एक रात जब रुद्र शहर से बाहर एक बहुत बड़ी जमीन की डील के सिलसिले में गया हुआ था, रागिनी ने ठाकुर साहब की बात जैसी पैनी नजरों से बचने के लिए हवेली की सबसे पुरानी और वफादार नौकरानी गंगादाई का सहारा लिया। गंगादाई सालों से ठाकुरों के जुल्मों और उनके काले कारनामों की गवाह रही थी और उसका मन भी अंदर ही अंदर इस पाप की दुनिया से विद्रोह करने के लिए छटपटा रहा था। बहूजी, बड़े मालिक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। गंगा ने हवेली के एक सुनसान गलियारे में रागिनी का हाथ थामते हुए कांपती आवाज में कहा, मैंने कल रात ही उन्हें डॉक्टरों से फोन पर बात करते सुना था। वे कह रहे थे कि जैसे ही इस शादी की चर्चा अखबारों और लोगों के दिमाग से ठंडी होगी, वे अंजलि बिटिया का वेंटिलेटर बंद करवा देंगे ताकि पुलिस केस हमेशा के लिए बंद हो जाए और कोई सबूत ही ना बचे। ये सुनते ही रागिनी के बदन में मानो बिजली दौड़ गई। उसका खून खोल उठा। उसने गंगा दाई के पैर छुए और कहा, दाई, हमारी जान दांव पर है। मुझे अंजलि दीदी से मिलना होगा। क्या आप मेरा साथ देंगी? गंगा दाई ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हामी भर दी। उसी रात जब पूरा प्रताप पैलेस गहरी नींद में सो रहा था, रागिनी एक साधारण सूती साड़ी में चेहरा छुपाकर पिछले दरवाजे से बाहर निकली। गंगा दाई की मदद से वे सीधे उसी प्राइवेट न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के पिछले गेट पर पहुंची। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को पहले ही रिश्वत देकर किनारे कर दिया गया था। रागिनी जब दबे पांव आईसीयू के उस केबिन में दाखिल हुई जहां अंजलि लेटी थी, तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंजलि की आंखें खुली थी। वे मशीनों के बीच बेहद कमजोर हालत में लेटी हुई इधर उधर देख रही थी। दीदी, रागिनी ने सिसकते हुए अंजलि का पीला पड़ चुका हाथ अपने हाथों में ले लिया। अंजलि ने जैसे ही अपनी छोटी बहन को सुहागन की लिबास और सूजी हुई आंखों के साथ देखा, उसकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। रागिनी, तू तूने तूने उस हैवान रुद्र से शादी कर ली? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, ये सब मेरी वजह से हुआ। अंजलि की आवाज इतनी धीमी थी मानो हवा की कोई सरसराहट हो। दीदी, रोने का समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से सच बाहर लाना होगा। मुझे बताइए, उस रात क्या हुआ था? क्या सचमुच विक्रम जी ने आपको धक्का दिया था? रागिनी ने बेहद फुर्ती से अपना फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करते हुए पूछा। अंजलि ने हाँफते हुए पूरा सच उगल दिया। नहीं रागिनी, विक्रम तो मुझे बचाने आया था। रुद्र और ठाकुर साहब मिलकर लड़कियों की अवैध तस्करी और गैर कानूनी हथियारों का धंधा सीमा पर पार करते हैं। मुझे उस रात हवेली की लाइब्रेरी के तहखाने वाले गुप्त कमरे से उन अभागी लड़कियों के पासपोर्ट और विदेशी खरीदारों के बही खाते मिल गए थे। मैं वह सब लेकर पुलिस के पास भागने वाली थी। विक्रम ने रास्ते में मुझे सुरक्षित निकालने की कोशिश की, लेकिन रुद्र के आदमियों ने हमें घेर लिया। रुद्र ने मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और विक्रम को अधमरा कर अपनी कैद में डाल दिया। वे राक्षस है रागिनी, वे तुम्हें भी मार डालेंगे। अंजलि के इस कांपते हुए बयान की पूरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग अब रागिनी के फोन में सुरक्षित थी। ये वे अचूक हथियार था जो ठाकुरों के साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए काफी था। रागिनी के पास अब सच का सबसे बड़ा सबूत था, लेकिन चुनौती अभी कम नहीं हुई थी। विक्रम अभी भी हवेली के तहखाने में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा था और ठाकुर साहब की जेब में शहर का
पूरा पुलिस महकमा बैठा था। अगर रागिनी स्थानीय पुलिस के पास जाती तो वे सबूत नष्ट कर देते और रागिनी को ही मार डालते। रागिनी ने इस खेल को बड़े स्तर पर खेलने का फैसला किया। उसने अपने पिता रामशरण अग्निहोत्री को सारी हकीकत बताई। रामशरण जी, जो अपनी बड़ी बेटी की हालात और छोटी बेटी की जबरन विवाह से जीते जी एक लाश बन चुके थे, ये भयानक सच जानकर दहल उठे। उनके भीतर का स्वाभिमान और पिता का गुस्सा जाग उठा। उन्होंने अपने रसूखदार और पुराने प्रशासनिक संपर्कों का इस्तेमाल कर सीधे राज्य के गृह सचिव और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के एक बेहद ईमानदार और जाबाज डायरेक्टर अमित सिन्हा से गुप्त मीटिंग की। तय राजनीति के अनुसार एक बड़ा जाल बिछाया गया। 2 दिन बाद प्रताप पैलेस में कुलदेवी का महा उत्सव का आयोजन होना था, जिसमें राज्य के सभी बड़े बिजनेसमैन, नेता और खुद आईजी साहब आने वाले थे। ठाकुरों के लिए ये अपनी ताकत दिखाने का मौका था और रागिनी के लिए उनके घमंड को मिट्टी में मिलाने का। महाउत्सव की रात पूरा प्रताप पैलेस रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ शहनाइयां बज रही थी और मेहमानों की भीड़ जमा थी। रुद्र और ठाकुर साहब मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। इसी बीच रागिनी चुपके से मोड़ से खिसककर हवेली के पिछले गलियारे की तरफ बढ़ी। गंगादाई ने पहले ही तहखाने के बाहर तैनात दोनों गार्ड्स के पीने के पानी में नींद की दवा मिला दी थी। रागिनी ने बेहोश पड़े गार्ड की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और लोहे के गेट दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुई। विक्रम जी, उठिए, हमें यहाँ से भागना होगा। रागिनी ने जंजीरों से बंधे विक्रम के पास पहुंचकर कहा। विक्रम ने दर्द से कराहते हुए अपना सिर उठाया। रागिनी ने फुर्ती से उसकी हथकड़ियों और बेड़ियां खोल दी। रागिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर रुद्र को पता चला तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने लड़खड़ाते हुए कहा। आज रात रुद्र प्रताप सिंह का अंत निश्चित है विक्रम जी, बस आप मेरा हाथ पकड़िए और खड़े हो जाइए। रागिनी ने उसे सहारा दिया और दोनों दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही रागिनी और विक्रम तहखाने की अंतिम सीढ़ी चढ़कर हवेली के पिछले लॉन में पहुंचे, अचानक चारों तरफ की सर्च लाइट्स ऑन हो गई। पूरी जगह दूधिया रोशनी में नहा गई। सामने रुद्र प्रताप सिंह अपने हाथ में एक चमकती हुई काली पिस्तौल लिए खड़ा था और उसके बगल में ठाकुर साहब अपने क्रूर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए खड़े थे। उनके पीछे दर्जन भर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी अपनी बंदूकों का निशाना रागिनी और विक्रम पर साधे खड़े थे। क्या तुम्हें वाकई लगा था रागिनी कि तुम्हारी ये बचकानी चालें मेरी नजरों से बच पाएंगी? रुद्र ने अपनी पिस्तौल का सेफ्टी कैच हटाते हुए कहा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। मैं तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रख रहा था, अंजलि के अस्पताल जाने से लेकर विक्रम को आजाद कराने तक। तुमने जो भी किया वह सब मेरी ही इजाजत से हुआ, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी मौत का रास्ता खुद कैसे चुनती हो। और जहां तक तुम्हारी उस अभागी बहन अंजलि का सवाल है, ठाकुर साहब ने अपने फोन पर किसी को कॉल मिलाते हुए कहा। मैंने डॉक्टर को इशारा कर दिया है। अगले 30 सेकंड में उसका वेंटिलेटर हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। लॉन में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। विक्रम ने आगे आकर रागिनी को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की। रुद्र, जो करना है मेरे साथ करो, इस मासूम लड़की को छोड़ दो। लेकिन रागिनी बिल्कुल नहीं डरी। उसने विक्रम को पीछे ढकेला और 2 कदम आगे बढ़कर सीधे रुद्र की पिस्तौल की नली के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर जो निडरता थी, उसे देखकर पल भर के लिए रुद्र के हाथ भी कांप गए। रुद्र प्रताप सिंह और ठाकुर साहब, आपका समय अब समाप्त हो चुका है। रागिनी ने मुस्कुराते हुए अपना फोन हवा में लहराया। जिस डॉक्टर को आपने कॉल किया है वे इस वक्त सीबीआई के सीनियर अधिकारियों के घेरे में है और अंजलि दीदी का बयान
लाइव टेलीकास्ट के जरिए देश के गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पहुंच चुका है। ठीक उसी पल हवेली के चारों तरफ से सायरन की तेज आवाजें गूंज उठी। प्रताप पैलेस के विशाल बाउंड्री वॉल के तोड़ते हुए सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की बख्तरबंद गाड़ियां सीधे लॉन में दाखिल हो गई। दर्जनों कमांडोज ने पूरे इलाके को घेर लिया। अपने हथियार डाल दो रुद्र, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। लाउड स्पीकर पर सीबीआई डायरेक्टर अमित सिन्हा की कड़कती आवाज गूंजी। ठाकुर साहब के सुरक्षा कर्मियों ने जैसे ही सेना के अत्याधुनिक हथियारों को देखा, उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें जमीन पर डाल दी। ठाकुर साहब के चेहरे से रसूख का वे घमंड एक झटके में गायब हो गया और उनका शरीर थर थर कांपने लगा। रुद्र ने बौखलाहट में रागिनी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी बची खुची पूरी ताकत झोंककर रुद्र पर छलांग लगा दी। पिस्तौल की गोली हवा में फायर हो गई। विक्रम और रुद्र के बीच जमीन पर गुत्थम गुत्था होने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में कमांडोज ने आकर रुद्र को दबोच लिया और उसके हाथों में लोहे की हथकड़ियां कस दी। आईजी साहब खुद आगे बढ़े और उन्होंने ठाकुर साहब का कॉलर पकड़कर उन्हें पीछे की तरफ धकेला। ठाकुर साहब, आपका ये खूनी खेल अब खत्म हुआ। देशद्रोह, अवैध मानव तस्करी और हत्या की साजिश के जुर्म में आप दोनों को ऐसी सजा मिलेगी जो आने वाले पीढ़ियां याद रखेंगी। जाते जाते रुद्र ने मुड़कर रागिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार खौफ, लाचारी और पराजय का गहरा काला हुआ दिख रहा था। रागिनी ने उसकी आंखों में आंखें डाली। उसने अपनी कलाई में पहनी सुहाग की सोने की चूड़ियों को एक एक कर निकाला और रुद्र के पैरों के पास फेंक दिया। रुद्र, तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरन मेरी मांग में जो सिंदूर भरा था, आज उसी सिंदूर ने तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य को शमशान बना दिया। ये एक साली का अपने जीजाजी के पापों का अंतिम हिसाब है। रागिनी की आवाज पूरे प्रताप पैलेस की दीवारों में गूंज उठी। इस खौफनाक और न्यानपूर्ण रात के बीतने के बाद सुबह का सूरज प्रताप पैलेस के ऊपर एक नई और शुद्ध रोशनी लेकर चमका। ठाकुरों के काले साम्राज्य की इस विशाल हवेली को सरकार द्वारा सील कर दिया गया और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। कोर्ट में चले तेज मुकदमे के बाद रुद्र और ठाकुर साहब को बिना किसी पैरोल के उम्र कैद और फांसी की सजा सुनाई गई। 3 महीने बाद अग्निहोत्री निवास में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थी। इस बार हवेली पर कोई बनावटी चकाचौंध नहीं थी, बल्कि सच्ची शांति थी। अंजलि व्हीलचेयर से उठकर अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। विक्रम, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, हमेशा की तरह अंजलि का संबल बनकर उसके साथ था। एक सुहानी शाम जब पूरी फैमिली चाय पीने के लिए लॉन में इकट्ठा थी, अंजलि ने रागिनी का हाथ थाम लिया। रागिनी, तूने मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए जो बलिदान दिया उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अब तेरी खुद की जिंदगी है। तो इस झूठे रिश्ते और सिंदूर के बंधन से पूरी तरह आजाद है। क्या तूने आगे का कुछ सोचा? अंजलि ने प्यार से अपनी छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। रागी ने आसमान में उड़ते हुए आजाद परिंदों के झुंड को देखा। उसकी आंखों में अब वे पुरानी शरारत तो थी, लेकिन उसके साथ एक गहरा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भी जुड़ चुका था। दीदी, जिस रिश्ते की बुनियाद जबरदस्ती और फरेब पर रखी गई हो, उसका सुहाग से कोई वास्ता नहीं होता। मैंने उस जहरीले सिंदूर को उसी रात गंगा के पानी में बहा दिया था। अब मेरी जिंदगी का रास्ता मैं खुद तय करूंगी। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी है। मैं पुलिस महकमे का हिस्सा बनूंगी, ताकि भविष्य में फिर कभी किसी मासूम लड़की की जिंदगी और उसके सपनों को कोई
रसूखदार इंसान अपनी बंदूकों और झूठी शान के बल पर बंधक न बना सके। रामशरण जी और उसकी माँ की आंखों से बर्फ के आंसू बह निकले। रागिनी ने अपनी जिंदगी के उस खौफनाक और जबरन लिखे गए अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि एक मासूम लड़की जब अपनी ताकत पर आती है तो वे बड़े से बड़े पापी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा सकती है। वह अब अपनी शर्तों पर अपने आसमान में एक नई और अनंत उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।